हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनको बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसमें फर्स्ट है बेटा, बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और आयन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन। बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ ऐसे एटम और आयन के लिए एप्लीकेबल है जो अपने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं या जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम या आयन को, ठीक है, बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता या उससे मिलने वाले स्पेक्ट्रम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी अगर हाइड्रोजन हीलियम प्लस Li डबल प्लस, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 तो इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, बट एक प्लस चार्ज होने से क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए थे, बट 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचे कितने, एक। इन सभी में आपके कितने देख रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल इस तरह के एटम और आयन के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर हम बात करें हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ठीक है, तो इनमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो इस तरह के एटम्स या आयन के लिए जो बोहर का मॉडल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा या उनसे मिलने वाले स्पेक्ट्रा को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाई केमिकल बॉन्डिंग। साथ ही ये मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन करता है कि जो एटम है वो किस तरह से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी उनके बीच में जो किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है जिससे एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो आप ध्यान रख लीजिए ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखता है, लाइक अ वेव और लाइक अ पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और जो लाइट की तरह एक ट्रैवल भी कर सकता है, यानी दोनों प्रॉपर्टी एक वेव की तरह भी है और एक पार्टिकल यानी मास होने की वजह से एक पार्टिकल तरह भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है। इस चीज़ को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। बोहर का मॉडल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह यानी कंसीडर करता है, ठीक है, यानी ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता जो कि इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक, जीमैन और स्टार्क इफेक्ट। मतलब जब भी किसी भी एटॉमिक सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन को जब हम लोग प्रिज्म में से पास कराते हैं, ठीक है, या किसी ग्रेटिंग से पास कराते हैं तो मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा जीमैन और स्टार्क इफेक्ट। तो इस चीज़ के बारे में ये चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता बोहर का मॉडल। साथ ही नेक्स्ट कहता है, नो एक्सप्लेनेशन फॉर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। साथ ही ये डी ब्रॉगली इक्वेशन या हाइपोथेसिस जो डी ब्रॉगली ने दी थी, साथ ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लास्ट के 3 पॉइंट जो आगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें ये चीज़ आएगी। बेसिकली आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट याद रखने होंगे, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बाकी आप अपने ध्यान रख सकते हैं, जिसको हम बाद में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे बोहर के मॉडल की लिमिटेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर थ्योरी, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी इस थ्योरी को बेस पर हम लोग क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है बेटा रेडियाई ऑफ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट की रेडियाई आइडेंटिफाई करने में, यानी किसी भी एटम की रेडियस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोहर ने एक फार्मूला दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियाई ऑफ बोहर ऑर्बिट नाम देते हैं। कि बोहर ने ही बताया था जो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस का राउंड, उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो उसी के बारे में है, क्या है चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी फॉलोइंग एक्सप्रेशन वाज गिवन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट की रेडिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन दिया था गया है बोहर थ्योरी के बेस पर। वो रिलेशन क्या है बेटा, आर इक्वल टू यानी आर रेडियस एटॉमिक रेडियस या बोहर ऑर्बिट की रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर इन सीजे सिस्टम। यहाँ पर जो हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे यहाँ पर वो किस में होनी चाहिए, सीजे सिस्टम में होनी चाहिए। इस इक्वेशन हमने फर्स्ट बोल दिया। अब यहाँ पर जो टर्म यूज़ करें उनका क्या क्या यूज़ है, यानी क्या नाम है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है,
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। h प्लांक कांस्टेंट होता है और सीजीएस यूनिट में प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 6.625 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन सीजीएस सिस्टम में हम लोग इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूनिट में मेज़र करते हैं, और जो कि होता है बेटा 4.803 10⁻10 ESU यानी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूनिट। जेड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जिस एलिमेंट के लिए निकालेंगे उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। एम जो है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि सीजीएस सिस्टम में यानी ग्राम में कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो ये सारे टर्म सिम्बल्स हैं जो यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमने एक स्मॉलर एटम लिया यानी फर्स्ट एटम लिया, हाइड्रोजन की बात करी, तो फॉर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होती हैं हाइड्रोजन के लिए वो कितनी होती है, 1 ही तो होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो कितना हो जाएगा 1s1, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिट बन पाई, यानी ऑर्बिट यानी n की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी वैल्यू देखो हमें मालूम है, सभी वैल्यू उठाकर हमने इसमें पुट कर दिया, और पुट करने में हमने क्या देखा, r की वैल्यू आ गई बेटा 0.529 × 10⁻8 सेंटीमीटर। अगर इसको हम एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे बेटा हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर है ना, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये बोहर ऑर्बिट है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम z = 1 यानी n = 1 ना भी रखें, ठीक है, ना भी रखें तो इस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, इस वैल्यू पर कोई फ़र्क आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड बोहर रेडियस। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो रेडियस हमने निकाली इसको हम लोग बोहर रेडियस के नाम से भी जानते हैं, विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। द रेडियाई ऑफ अदर ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का यूज़ हम लोग अदर एलिमेंट की रेडियाई को आइडेंटिफाई में करने में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर z और n की वैल्यू ना भी रखें तो देखो इस वैल्यू में कोई फ़र्क आएगा नहीं आएगा, यानी अगर हमें अदर एलिमेंट के लिए जो वैल्यू निकालनी है, रेडियाई कैलकुलेट करनी है उसकी ऑर्बिट की, तो हमें Rn = 0.529 n²/z, ठीक है। अब जिस एलिमेंट के लिए हमें निकालना, अभी तक हमने हाइड्रोजन के लिए निकालना था, अगर आपको हीलियम के लिए निकालना है तो हीलियम में भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी होंगी 2 होगी, और नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब इसके z वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो ऑर्बिट होगी तो 2 यानी 1s2 यानी एक ही ऑर्बिट तो बन पाएगी, तो n = 1 हो जाएगा। तो आप इसमें पुट करके हीलियम के लिए निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये था फार्मूला जिसके बेस पर हम किसी भी एलिमेंट की रेडियाई को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बोहर एटॉमिक थ्योरी के थ्रू ही बनाया गया है, यानी एक एप्लीकेशन है किसका, बोहर एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है। सेकंड एप्लीकेशन बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी बोहर ड्राइव्ड फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑफ स्पीसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपने में एक इलेक्ट्रॉन रखता है उसकी हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बोहर ने एक फार्मूला दिया, वो फार्मूला क्या है बेटा, E = यानी एनर्जी = 2 π² mz² e⁴/n²h²। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। बाकी जो टर्म सिंबल है वही ओरिजिनल फॉर्म में जो हमने प्रीवियस में देखा था। अब फिर वही काम करेंगे हम लोग, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे, यानी फॉर हाइड्रोजन एटम z = क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब जो सारी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आप क्या देखोगे, n, ठीक है, En = आ जाएगा बेटा -2.179 × 10⁻11, ठीक है, अर्ग पर ग्राम मोल। ठीक, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा जूल में। तो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो बेटा जो हो जाएगा आपका -2.179 × 10⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल पर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम जूल पर एटम के अकॉर्डिंग अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम Z और N की वैल्यू ना भी रखें तो क्या इस वैल्यू में कोई फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब En = -2.1979 × 10⁻18 Z²/n² जूल एटम इनवर्स। यानी हम इसका यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट के लिए
उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दूसरी यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स में, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है बेटा 1.6022 × 10⁻19 जूल। इस वैल्यू को आप पुट करके इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तब जो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 13.6/n² Z²। तो ये आपका रिलेशन है किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करने का, जो कि बोहर का एप्लीकेशन है। आज हम इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।